नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम लोग बैंकिंग वाले टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और बैंकिंग वाले टॉपिक में मजे की बात है, हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ये वीडियो देखने से पहले पहले आप तो जा करके वहां पे ये देख लीजिएगा कि आरबीआई क्या होता है, आरबीआई की पृष्ठभूमि क्या है, आरबीआई के कार्य क्या है, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो किस प्रकार के संचालित होती है। तो मात्रात्मक उपकरण हमने बताया था क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, गुणात्मक उपकरण बताया था क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। तो इसी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई क्या करता है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखता है तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में सहयोग करता है। तो पिछला वाला वीडियो आप देखने के बाद ही ये क्लास देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मात्रात्मक उपकरणों में हमने पहला क्लास जो लिया था मात्रात्मक उपकरण का, उसमें हमने ब्याज दर को डिस्कस किया। ब्याज दर क्या होती है, बैंक दर क्या होती है कि जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए जिस दर पे ऋण देता है वही क्या कहलाता है, बैंक दर। कल ये हमने क्लास डिस्कस किया था। आज आपकी बारी है रेपो रेट की, जो एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। हमने वर्तमान में भी कितना चल रहा है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सारा कुछ जो है लिख लिया है। तो आते हैं रेपो रेट पे। रेपो रेट क्या होता है कि जब आरबीआई अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को क्या दे, ऋण दे, जिस दर पे ऋण देगा वो क्या कहलाएगा, रेपो रेट कहलाएगा, ठीक है ना। यही हमने लिखा है। तो आरबीआई अल्पकाल, अति अल्पकाल के लिए वाणिज्यिक बैंकों को ऋण जिस दर पे देती है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो साहब ये आरबीआई क्या करती है, वाणिज्यिक बैंकों से वसूल की जाने वाली एक प्रकार की ये ब्याज दर होती है, रेपो रेट, ठीक है ना। अब सवाल यह है कि ये कम समय के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा रेपो रेट के अंतर्गत धन का प्रयोग उतार चढ़ाव का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। तो जो रेपो रेट का प्रयोग कब किया जाता है कि जब धन का उतार चढ़ाव हो, उस कंडीशन में रेपो रेट का प्रयोग आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अब बताइए साहब कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो यहां पर आपने ये देखा कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दे रहे हैं, लेकिन यहां पर वाणिज्यिक बैंक जब आरबीआई को ऋण देने लगे तो उसी को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो किसी न किसी दर पे वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, आरबीआई को ऋण देंगे। जिस दर पे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण देंगे वो क्या कहलाएगा, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। अच्छा, मजे की बात है कि चाहे रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट हो, दोनों को तय करने का अधिकार किसका होता है, आरबीआई का होता है। अब यहां पे देखना होता क्या है कि जब वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता ज्यादा हो जाती है, मतलब इनके पास धन ज्यादा होता है, इकट्ठा हो जाता है, तो यहां से धन आरबीआई अपने पास जो है लेने की कोशिश करती है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो क्या करती है आरबीआई, आरबीआई क्या करती है कि रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ा देती है। और जब रिवर्स रेपो रेट की दर बढ़ा देगी तो वाणिज्यिक बैंकों को ज्यादा ब्याज मिलेगा ना, तो ये क्या करेंगे, अपना धन आरबीआई को ऋण देंगे। कितने परसेंट पे, मान लीजिए 10% कर दिया, तो तेजी से ये जो है आरबीआई को ऋण देंगे और आरबीआई को ऋण इस लालच में देंगे कि हमको 10% ब्याज पे मिल जाएगा पैसा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए जरा, यहां पर जैसे मान लीजिए वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता ज्यादा है, धन ज्यादा है। अब रिवर्स रेपो रेट यदि हम बढ़ा देते हैं रेट, तो जो तरलता है ये कहाँ चली आएगी, आरबीआई के पास। ये देखिए तरलता आरबीआई के पास चली आई, और जब तरलता आरबीआई के पास चली आई तो वाणिज्यिक बैंकों के पास पैसा क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। अब पैसा कम हो जाएगा मतलब तरलता कम हो जाएगी। अब तरलता कम हो जाएगी तो हम आप कहाँ जाएंगे ऋण लेने, वाणिज्यिक बैंकों के पास, और इसके पास ऑलरेडी तरलता कम है। तो ये क्या कहेगी कि साहब हम अपना ब्याज दर आपको बढ़ा करके ऋण देंगे। हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ऋण हम अब कम लेंगे या ऋण हम नहीं ले पाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, पैसा कम होगा। और पैसा जब हमारे पास, श्रमिकों के पास, किसानों के पास, व्यापारियों के पास कम होगा तो मांग कम हो जाएगी, और जब मांग कम हो जाएगी वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना भैया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है ना। तो वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट 3.35% है और ये रेपो रेट 5.25% है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे, देखना जरा, नगद आरक्षित अनुपात, इसको हम कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है कि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इनकी जो कुल जमाएं होती हैं इसी का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है नगद के रूप में, तो उसी को हम जो है कैश रिजर्व रेशियो या हम नगद आरक्षित अनुपात कह सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद एकदम सिंपल सी परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। यह बैंक की कुल मांग और सावधि देयताएं, मतलब कि टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसको डीटीएल कहते हैं, का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक नकदी के रूप में आरबीआई के पास जमा करने के लिए बाध्य है।
नहीं समझ में आया ना? फिर से समझिए इसको एकदम सिंपल शब्दों में। हर बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास नगद रूप में जमा रखना अनिवार्य होता है। वही क्या कहलाता है? कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। उदाहरण लेते हैं, समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें कि साहब ये कोई वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक के पास कितना है? 100 करोड़ रुपया कुल जमा राशि है। अब 100 करोड़ रुपया जमा राशि है तो आरबीआई ने क्या किया कि कहा कि सीआरआर कितना होना चाहिए? 4% होना चाहिए। इसका अर्थ यही है कि जो 4 करोड़ रुपया होगा, देखिए 100 करोड़ का 4% मतलब 4 करोड़ रुपया। 4 करोड़ रुपया आपको किसके पास रखना पड़ेगा साहब? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। किसके पास? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो यही जो है 4 करोड़ जब आरबीआई के पास आप रखते हो तो इसी को हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। बाकी 96 करोड़ आपके पास बचेगा, ये आप ऋण वगैरह दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कैश रिजर्व रेशियो है। तो सवाल है कि जो 4 करोड़ आप आरबीआई के पास रख रहे हो तो क्या आरबीआई इस पर आपको ब्याज देगा? नहीं नहीं नहीं, ब्याज नहीं देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ हमने नोट के रूप में लिख दिया है कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को नगद आरक्षित अनुपात मतलब सीआरआर की राशि पर किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं देता है। तो यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखना, नेक्स्ट आपका है वैधानिक या सांविधिक तरलता अनुपात, जिसको हम स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, ये साला कहते हैं, ये सीएलआर। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीआरआर की तरह है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस हो जाता है। क्या डिफरेंसेस होता है कि जो आरबीआई होते हैं, सॉरी जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, ये वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित राशि अपने पास निश्चित तौर पे जमा रखते हैं। ठीक है ना, रिजर्व के रूप में रखते हैं। इसीलिए इसको हम जो है सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं, ये वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। मतलब वाणिज्यिक बैंक, सीधी सी बात है कि अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित हिस्सा अपने पास जब रखते हैं, किसके रूप में? तरलता के रूप में, स्वर्ण के रूप में और सरकारी प्रतिभूति के रूप में, तो उसी को हम एसएलआर कहते हैं। थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं। व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद रूप में, स्वर्ण रूप में तथा सरकारी प्रतिभूति के रूप में संरक्षित रखना होता है, जिसे सांविधिक तरलता अनुपात कहते हैं। यह आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है। अब समझना जरा, अगर मैं यह कहूं कि साहब इतने समय 18% एसएलआर है, तो 18% का अर्थ यह होता है कि अगर वाणिज्यिक बैंकों के पास कुल जमा राशि कितनी है? 100 रुपया है। अगर 18% एसएलआर है तो उस स्थिति में 100 का 18% मतलब 18 रुपया। ये जो 18 रुपया होगा ना, ये नगद रूप में, स्वर्ण रूप में और सरकारी प्रतिभूति के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि यदि अगर बैंक दिवालिया वगैरह की स्थिति में आ जाए वाणिज्यिक बैंक, वह वाणिज्यिक बैंक, तो वो जो है इस 18 रुपये को पुश कर सके अपनी अर्थव्यवस्था को मेंटेन करने में। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हमने जो है वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे हम एसएलआर कहते हैं, इसको देखा। तो सवाल है कि अगर एसएलआर बढ़ा दिया जाए, एसएलआर बढ़ा दिया जाए तो आपकी तरलता कम हो जाएगी। तरलता कम हो जाएगी मतलब कि आपके पास कुल 100 रुपये था, अब 18 रुपया है। 18 रुपया तो आपने अलग से रख दिया, तो आपके पास बचा कितना? 82 रुपया। अब मान लीजिए कि इसको 25 रुपया कर दीजिए, फिर आपके पास कितना बचेगा? केवल 75 रुपया। तो तरलता कम हो रही है ना इसको बढ़ाने के बाद। अगर इसको कम कर देंगे तरलता बढ़ जाएगी। ऐसे सीआरआर था, जो कैश रिजर्व रेशियो था, इसको बढ़ाएंगे तो तरलता कम हो जाएगी, अगर इसको घटाएंगे तो तरलता बढ़ जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है और इसका इंप्लीकेशन क्या है अर्थव्यवस्था को लेकर के। ठीक है, देखना जरा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है खुले बाजार की क्रिया। ये मात्रात्मक उपकरण का ही मैं पार्ट बता रहा हूं सबको। ठीक है, अब खुले बाजार की क्रिया में होता क्या है कि जो आरबीआई है, आरबीआई क्या करती है? मान लीजिए वाणिज्यिक बैंकों के पास खूब पैसा है, जनता के पास खूब पैसा है, तो आरबीआई क्या करती है? एक सरकारी प्रतिभूति जारी करती है, जिस पर लिखा रहेगा 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, ऐसे लिखा रहेगा। और आरबीआई बोलेगी कि इस पर हम 5% आपको ब्याज देंगे, 10% ब्याज देंगे, 8% ब्याज देंगे। तो जिनके पास पैसा होता है ना, ये प्रतिभूतियां ये खरीद लेते हैं, और प्रतिभूतियां जब खरीद लेंगे तो जितने में प्रतिभूति खरीदेंगे उतना रुपया किसके पास आ जाएगा? आरबीआई के पास आ जाएगा, बशर्ते वो ब्याज सहित फिर वाणिज्यिक बैंक या जनता को लौटाना होता है। एक बार और समझना जरा, वाणिज्यिक बैंक या जनता के पास जब पैसे ज्यादा होते हैं तो उस स्थिति में क्या करती है? तरलता को कम करने के लिए मार्केट से आरबीआई क्या करती है? प्रतिभूतियां जारी करती है, सरकारी प्रतिभूतियां। और सरकारी प्रतिभूतियां, इस पे बकायदा लिखा होता है 1000 रुपया पे 5%। ठीक है ना, तो इनको लगता है कि नहीं यार, बैंक से ज्यादा जब प्रतिभूतियां खरीदने पे हमको ब्याज दर मिल रही है, तो ये क्या करते हैं? तेजी से प्रतिभूतियां खरीदते हैं, चाहे वो वाणिज्यिक बैंक हो या जनता हो। ठीक है, वाणिज्यिक बैंक मान लीजिए खरीदें प्रतिभूतियां, तो इनका जो पैसा है अब किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा ना। देखिए अब पैसा यहाँ पे आ रहा है इधर,
तो आरबीआई के पास पैसा आ रहा है और प्रतिभूति ये ले रहे हैं। हालांकि बाद में आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, 1,000 का 5% मतलब कि 1,050 रुपया किसको देना पड़ेगा, जो वाणिज्यिक बैंक लिया रहेगा इसको देना पड़ेगा, या जनता ली रहेगी इसको देना पड़ेगा। लेकिन तत्काल में अगर अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा है तो तरलता को कम करने के लिए एक बेहतर उपाय है कि सरकारी प्रतिभूतियां या ओपन बाजार के माध्यम से जो है प्रक्रिया के माध्यम से तरलता को कम करती है आरबीआई। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको पढ़ के सुना देते हैं। यह बैंकों के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक, यदि मतलब कि बैंकों के लिए अनिवार्य नहीं है कि सरकारी प्रतिभूति आरबीआई जारी करे तो हम खरीदें ही, ना तो जनता के लिए अनिवार्य है। ठीक है, यदि बैंक के पास तरलता अधिक है तो ऐसे में आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियां बेच कर बैंकों से तरलता अपने पास मंगा लेता है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब तरलता कम होगी यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक और जनता के पास, तो तरलता कम होगी तो मांग कम करेंगे। जब मांग कम करेंगे तो वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमत है वो कम होगी, तो मुद्रास्फीति कम होगी। ठीक है ना। एक शब्द आया था स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन एक खुले बाजार की क्रिया का पार्ट है। ये यूपीएससी में पूछा गया था 2023 के यूपीएससी में। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मात्रात्मक उपकरण में हमने क्या क्या बताया। ब्याज दर, बैंक दर बताया, उसके बाद हमने रेपो रेट बताया, उसके बाद हमने रिवर्स रेपो रेट बताया, फिर हमने जो है सीआरआर बताया, फिर उसके बाद हमने एसएलआर बताया, फिर उसके बाद हमने लास्ट में क्या बताया, खुले बाजार की क्रियाएं बताया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मात्रात्मक उपकरण आपका खत्म हो गया। कल गुणात्मक उपकरण से शुरू करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।